अपने चैनल कंपटीशन कैंपस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सरकार के अंग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लास्ट तक देखिए, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। हम लोग अभी तक जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और संविधान का भाग 1 पढ़ चुके हैं, और आगे के चीज़ों को समझने के लिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले इसी को हम समझा रहे हैं, फिर हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निषेध तत्व पर आएंगे। अभी फिलहाल इसको समझिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 प्रश्न। आपको बताना है कि आपके क्षेत्र के एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप पता करिए। और आपके क्षेत्र के एमएलए कौन है, और यदि ये ना पता तो आप पता करिए कि आपके राज्य के सीएम कौन है, और देश का पीएम तो सभी को पता ही होगा। तो आप यदि सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कोई ना कोई एक एमएलए होंगे, और हमारे राज्य में सीएम है, चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा आपके क्षेत्र से कोई ना कोई एक एमपी होगा, और हमारे देश के क्या है, पीएम। तो ध्यान रखिए, एमएलए और सीएम ये आपका राज्य सरकार से संबंधित है, इसका संबंध स्टेट से है। और एमपी और पीएम की बात करें तो इसका संबंध जो है आपका देश से है, दैट मीन्स कहें भारत से है। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में सांसद कह देते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, सांसद, संसद नहीं, सांसद लिखे हैं ये, ठीक है। तो पीएम और ये दोनों ही देश से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है, संघ से संबंधित। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे ध्यान रखना क्या है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग सरकार का मतलब केवल और केवल कार्यपालिका समझते हैं। सरकार का मतलब क्या समझते हैं, केवल और केवल कार्यपालिका, और उसमें भी मंत्री परिषद समझते हैं। हम लोग दिन प्रतिदिन में यदि कोई पूछे कि अभी किसकी सरकार चल रही है केंद्र में, तो आप तुरंत कहेंगे कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। इसका रीजन ये है कि अभी जो मंत्री परिषद के मेंबर हैं वो या तो बीजेपी के हैं, नहीं तो उसके सहयोगी दल से हैं, ठीक है। तो आप जब कहते हैं सरकार तो कॉमन आदमी समझता है मंत्री परिषद, जिसकी मंत्री परिषद हम लोग उसी का सरकार मान लेते हैं। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक रूप से बात करें, पॉलिटी के लिहाज से बात करें, तो सरकार केवल यही नहीं है, बल्कि सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सरकार है। सरकार कहते किसे हैं, जो देश को चलाता है। देश को केवल ये नहीं चला रहे, इनका और इनका भी योगदान है, ठीक है। तो कोई पूछे सरकार के कितने अंग एग्जाम में, तो आप बोलेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है, ठीक है। हालांकि चौथा जो अंग है वो मीडिया को माना जाता है। मीडिया को जो है वो चौथा अंग माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी पूछे यदि कि सरकार का तीसरा अंग कौन सा है, या वहां पे हो सकता है कि लोकतांत्रिक देशों में सरकार का तीसरा तो हो गया, चौथा अंग कौन सा है, तो हम कहेंगे मीडिया। अब कुछ लोग सोचेंगे मीडिया का क्या योगदान। देखिए, मीडिया का काफी योगदान है। इस मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या कुछ भी विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित कुछ भी जो बात है, इंफॉर्मेशन है, वो जनता तक कौन पहुंचाता है, मीडिया पहुंचाता है। और जानते होंगे कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, में क्या होता है, जनता का शासन चलता है। तो सारी बातें जनता तक तो पहुंचनी चाहिए ना, और पहुंचाने का काम मीडिया करता है। इसलिए मीडिया को भी इसका अंग कई विद्वान मान लेते हैं। तो चौथा अंग मीडिया को माना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये विधायिका क्या है। देखिए, इस विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करने के लिए हमारे देश में जो बॉडी है उसी को क्या कहते हैं, विधायिका। और ध्यान रहे कि कानून बन गया तो कानून, और कानून बनने से पहले वो क्या होता है, विधेयक। विधेयक ही आगे चल करके कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। विधेयक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, ठीक है। तो जो विधेयक का निर्माण करे, दैट मीन्स विधेयक को कानून का रूप दे, उसी को क्या कहते हैं, विधायिका। जैसे आपको याद होगा कि जीएसटी से संबंधित कुछ कानून बनाना था, तो आप वहां पर देखे होंगे कि वो कानून बनाने का काम किसने किया था, तो विधायिका ने किया था, ठीक है। अब हमारे देश में सरकारें जो है वो 2 लेवल पे है, एक केंद्र लेवल पे है और एक राज्य लेवल पे है। तो जो भी चीजें होंगी, एक केंद्र लेवल पे होगी, सेंट्रल लेवल पे, और एक होगा स्टेट लेवल पर। तो देखिए, जो केंद्र या कहें संघ, यूनियन लेवल पे जो है, उसको हम लोग कहते हैं केंद्र की विधायिका, ठीक है। विधायिका जो कि सेंट्रल लेवल पर है, उसी को कह देते हैं केंद्र की विधायिका, या इसी का सिंपल वर्ड क्या है, संसद। संसद, सांसद नहीं,
ठीक है, ओनली क्या, संसद, पार्लियामेंट। ठीक, अब इस पार्लियामेंट में क्या शामिल होते हैं, तो पार्लियामेंट में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये हाउस है, सदन है। कहने का मतलब ये कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेंबर यहाँ पर होते हैं। तो बहुत सारे मेंबर है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया कि ये सदन है, हाउस, घर। हाँ, तो एक हाउस लोकसभा और एक हाउस क्या है, राज्यसभा। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। आपके क्षेत्र से भी कोई लोकसभा मेंबर चुन करके गया होगा लोकसभा में, तो पता करिए आपके क्षेत्र के एमपी कौन हैं। आपके क्षेत्र के जो एमपी हैं वही चुन करके लोकसभा में गए होंगे। ठीक है, तो लोकसभा नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ लोग या कहें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसमें कितने सदस्य है टोटल, तो ध्यान रखिए 5, 4, 3। 2 जो है वो आपका एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन अब एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम जो है वो हटा दी गई है। तो अभी आपको मान करके चलना है 5, 4, 3 मेंबर होते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से चुन करके आएंगे। एक आपके क्षेत्र से भी चुन करके गया होगा। ठीक है, चलिए अब राज्यसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा में जो है वो 250 मेंबर, ये विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे। यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि होता है और पूरे राज्य की समस्याएं या पूरे राज्य से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको वहां पे संसद में जाकर के उठाता है, बात रखता है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब वही होता है कि राज्य की सारी समस्याएं वहां पर उठाएगा। और जो लोकसभा के मेंबर है वो जनता की सारी समस्याएं, मुद्दे वहां पर उठाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में इतने मेंबर और राज्यसभा में इतने मेंबर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके क्षेत्र का कोई एक लोकसभा मेंबर होगा, ठीक है, लेकिन आपके क्षेत्र का राज्यसभा मेंबर नहीं होगा। राज्यसभा का मेंबर किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे राज्य से होता है। उदाहरण के लिए हम मान लें झारखंड, तो पूरे झारखंड से 6 राज्यसभा मेंबर हैं और 6 राज्यसभा मेंबर पूरे झारखंड से होंगे। झारखंड के किसी खास क्षेत्र रांची, हजारीबाग से नहीं। ठीक है, जबकि ये लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्र से होंगे। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड की बात कर लें तो झारखंड से 14 हैं जो कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्र जैसे रांची, गिरिडीह, धनबाद, हाँ, तो विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके जाते हैं वहां पर। समझ गए होंगे इसे, किन्हीं को डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी मिनिस्टर बनता है, ठीक है, जो कोई भी मिनिस्टर बनता है, मंत्री बनता है, उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। यदि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तभी वो मिनिस्टर बन सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या सारे लोकसभा के मेंबर, क्या सारे राज्यसभा के मेंबर मंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अब रूल बना दिया गया है कि लोकसभा का टोटल जितना संख्या है इसका केवल 15%, अधिक से अधिक इसका 15% निकालिए, उतने लोग ही मंत्री बन सकते हैं, जो कि 81 के अप्रोक्स में आता है। तो 81 से कह सकते हैं अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते, बाकी केवल लोकसभा के मेंबर होंगे, बस उसमें से केवल 81 ही लोग मंत्री बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो 81 लोकसभा से हो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वो राज्यसभा का भी व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकता है। तो मंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेंबर ना होते हुए भी मंत्री बना जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है आपको सदस्यता या तो लोकसभा या राज्यसभा का हासिल करना होता है। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल दिमाग में रखिए कि किसी एक का मेंबर बनना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रपति, ये हाउस है जिसमें 543 मेंबर है, ये भी हाउस है 250, और ये राष्ट्रपति कोई सदन नहीं, राष्ट्रपति एक व्यक्ति है और एक राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश में जानते हैं रामनाथ कोविंद है वर्तमान में। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। यदि कोई भी केंद्र लेवल पे कानून बनाना है, केंद्र लेवल पे कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के कानून बनाएंगे। ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। और ये केंद्र की विधायिका है, दैट मींस केंद्र लेवल पे कोई भी कानून यही बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर चले आइए राज्य की विधायिका। ठीक है, हम क्या बोले, जो भी होगा वो केंद्र लेवल पे भी होगा, राज्यों में भी होगा। तो राज्य लेवल पे कानून बनाने के लिए क्या है? राज्य विधानमंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या क्या शामिल होंगे? तो विधानसभा। ठीक है, ध्यान रखिए जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? MLA। ठीक है, MLA दैट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। इसके अलावा विधान परिषद, ध्यान रखना है विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। जनरली जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश वहां पर है, लेकिन हम छोटे छोटे राज्य की बात करें, गोवा, सिक्किम, झारखंड, तो इन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और राज्यपाल तो होता ही है जितने भी राज्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
विधानसभा सदस्य की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी संख्या फिक्स है, हर राज्य का अपना अलग अलग हो। जैसे झारखंड की बात करें तो 81 मेंबर होंगे, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 403 मेंबर होंगे, ठीक है। तो विभिन्न राज्य के विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, दैट मीन्स कितने एमएलए होंगे, वो संख्या फिक्स है और सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। चलिए, और जो विधानसभा का मेंबर होगा वही मंत्री बनेगा राज्य लेवल पे, सीएम या बाकी जो मिनिस्टर होते हैं राज्य लेवल पे, वो इसी का मेंबर बनेगा, ठीक है। हालांकि विधान परिषद का भी मेंबर मंत्री बन सकता है, ठीक है। और इसको हम डिटेल से आगे पढ़ाएंगे, अभी हम शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि जब पढ़ाते वक्त हम बोले कि राज्य का विधायिका, तो आप समझ पाए कि किसकी बात हो रही है। राज्य की विधायिका बोले तो समझ लेना विधानसभा, यदि विधान परिषद है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर विधानसभा और राज्यपाल, मतलब ये हो जाएगा आपका राज्य का विधानमंडल। और जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद भी शामिल होगा, वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिल करके राज्य विधानमंडल का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। चलिए, अब यहाँ पर चले आइए, ये विधायिका की बात थी, समझ गए इसे पूरा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और कार्यपालिका में चले आते हैं, इसका कार्य क्या, इसका हम क्या क्या बोले थे, कानून का निर्माण करता है। ये क्या करता है, देखिए नाम में लिखा कार्य, मेन कार्य यही करता है, मेन कार्य यही करता है। यहाँ पे जो कानून बना उसको ये लागू कराता है, लागू कराने का काम किसका है, कार्यपालिका का। आपको यदि याद हो तो जीएसटी से संबंधित या कोई भी जब एक्ट पारित होता है तो विधायिका तो पारित करता है, लेकिन किस तारीख से लागू होगा नहीं लागू होगा इस बात की फैसला कौन करता है, मंत्री परिषद करता है। आपको यदि याद हो तो आप पेपर वगैरह पढ़िए, तो वहां से आपको काफी जो है एक समझ बढ़ेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो ये लागू कराने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो संघ या कहें केंद्र या कहें यूनियन, ठीक है, मतलब भारत, वहां पर जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति। पूरे कार्यपालिका का हेड क्या होता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये केवल और केवल संविधान के अनुसार है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसके हेड होंगे राष्ट्रपति, ये केवल संविधान के अनुसार है। वास्तव में हेड यदि देखा जाए तो मंत्री परिषद का जो हेड है प्रधानमंत्री, वो होता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में शामिल है। संघ का जो मंत्री परिषद है उसका जो मंत्री परिषद में जो प्रमुख होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और यही वास्तविक अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का। हम क्या बोले, राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। दैट मीन्स हमारा संविधान आर्टिकल 53 जब पढ़ेंगे आगे 54, तो वहां पर मिलेगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। आप देखिए अधिकतर जो डिसीजंस है वो कौन ले रहा है, कब लागू कराना नहीं लागू कराना, कौन डिसीजंस ले रहे हैं, क्या राष्ट्रपति ले रहे हैं वास्तव में, नहीं, वास्तव में तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर के ले रहे हैं। तो हम कहेंगे वास्तविक अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार अध्यक्ष राष्ट्रपति, और यदि बोले वास्तव में रियल में कौन है तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री। समझ गए इसे। और ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो संघ स्तर के जो मंत्री परिषद हैं उसके प्रमुख को क्या कहते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। और वही चीज जब राज्य में चले जाएंगे तो जिस तरह से राष्ट्रपति उसी तरह से यहाँ पे राज्यपाल, गवर्नर, और जिस तरह से यहाँ मंत्री परिषद तो राज्यों में भी मंत्री परिषद होता है। यहाँ मंत्री परिषद के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं और यहाँ मंत्री परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो ये चीज हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि मुख्यमंत्री का संबंध राज्य से होता है, प्रधानमंत्री का संबंध संघ से होता है, ठीक है। एमएलए का संबंध जो है वो राज्य की विधायिका से है, जबकि जो ये लोकसभा राज्यसभा उसका संबंध केंद्र की विधायिका से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि जो विधायिका होती है ना उसका कंट्रोल, नियंत्रण होता है कार्यपालिका पे। कार्यपालिका जो है अपने मन से जो मन वो काम नहीं कर सकता, विधायिका का इस पे नियंत्रण होता है। कई तरीके से जो है विधायिका, ठीक है, विधायिका जो है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो जो पूरा मंत्री परिषद है उसको त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं है, विधायिका का कंट्रोल होता है कार्यपालिका पर, समझ गए। और हर चीज संवैधानिक है, ठीक है। हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो किसके नियंत्रण में है, विधायिका के नियंत्रण में है, ठीक है, समझ गए इस। चलिए, और जब आगे आएंगे तो पूरा समझ में आएगा, इंतजार करिए। उसके बाद न्यायपालिका की बात करते हैं तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, मतलब केंद्र की न्यायपालिका अलग और राज्य की न्यायपालिका अलग ऐसी नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड है, मिला हुआ है, जिसमें सबसे टॉप लेवल पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है
और सुप्रीम कोर्ट के नीचे चले जाइएगा तो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे भी कई कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कई कोर्ट हाई कोर्ट के भी नीचे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है और हाई कोर्ट राज्य का, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हाई कोर्ट का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। आप तो देखते हैं हाई कोर्ट का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। दैट मीन्स आपस में लिंक है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। तो हमारे देश में न्यायपालिका, पहली बात ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो हमारे देश में न्यायपालिका ना तो कार्यपालिका ना तो विधायिका, किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान जो है घोषित करता है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ये किसी पर निर्भर नहीं है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, इससे ऊपर यदि कोई है, न्यायपालिका से ऊपर यदि कोई है तो केवल और केवल संविधान है, क्योंकि न्यायपालिका भी कुछ करेगा तो संविधान के अनुसार ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका इस बात की भी जांच करता है कि विधायिका या कार्यपालिका कोई भी संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। उल्लंघन करे तो फिर उसके लिए न्यायपालिका है। ठीक है। तो इसका काम कानून का निर्माण करना, इसका काम कानून का लागू कराना। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य एक तो इन सब के कार्य को देखना, कोई संविधान के खिलाफ ना जाए, और दूसरा इनका कार्य होता है कि जो कानून बना यदि कोई उसका उल्लंघन करे तो फिर डिसीजन देना, फिर उसको सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। और एक चीज और हम पहले आपको बताए थे, ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जो कार्यपालिका की चर्चा किए, ये कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका है। एक्चुअल में कार्यपालिका जो है एक राजनीतिक तो होता ही है, जिसकी चर्चा यहाँ कर लिए, और एक आपका होता है अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका यहाँ पर देखिए, और अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे प्रशासनिक अधिकारी। आप देखते होंगे देश को चलाने में उनका भी योगदान बहुत अधिक है। ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वगैरह वो सभी इसमें शामिल होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। इसको जरूर आप पूरा देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, और फिर आगे के वीडियो में वेट